नमस्कार। आज क्लियर कट में बात पेंशन की। सरकारी कर्मचारियों ने वर्षों तक मांग की पेंशन तय होनी चाहिए। रिटायरमेंट के बाद हर महीने कितने पैसे मिलेंगे ये शेयर बाजार तय ना करे। सरकार ने इसी मांग के जवाब में यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस शुरू की। नाम में यूनिफाइड, बादे में एश्योर्ड पेंशन। और सरकार का दावा एनपीएस की वित्तीय जिम्मेदारी भी रहेगी और पुरानी निश्चित पेंशन जैसी व्यवस्था भी मिलेगी। लेकिन अब संसद में जो आंकड़ा आया है उसने पूरी कहानी उलझा दी। केंद्र सरकार के एनपीएस से करीब 27.6 लाख कर्मचारी जुड़े हैं, लेकिन 19 जुलाई 2026 तक यूपीएस चुनने वालों की संख्या केवल 1,18,195, यानी कुल एनपीएस बेस का करीब 4.3%। करीब 96% कर्मचारी यूपीएस में नहीं आए। एक सावधानी जरूरी है, यूपीएस के 1,18,000 वाले आंकड़े में पुराने कर्मचारी, नई भर्तियां और कुछ एलिजिबल रिटायरीज भी शामिल हैं, जबकि 27.6 लाख एनपीएस के कुल केंद्रीय सब्सक्राइबर हैं। इसलिए 4.3% को बिल्कुल चुनावी टर्न अराउंड जैसा सटीक अनुपात मत मानिए, लेकिन संदेश साफ है। यूपीएस को रिस्पांस बहुत ठंडा मिला है तो सवाल निकल कर आया, क्या गारंटीड पेंशन की मांग केवल राजनीतिक नारा था? क्या कर्मचारी वास्तव में एनपीएस से संतुष्ट हैं, या यूपीएस के नाम में गारंटी है लेकिन उसकी शर्तों ने कर्मचारियों को रोक दिया? इसलिए आज के क्लियर कट में समझेंगे ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस में असली फर्क क्या है। यूपीएस में पेंशन कितनी मिलती है? क्या 50% पेंशन सचमुच पूरी तरह गारंटीड है? रिटायरमेंट पर कॉर्पस निकालने से पेंशन क्यों घट जाती है? सरकार यूपीएस से एनपीएस में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रही है, फिर भी कर्मचारी क्यों नहीं आ रहे? और आखिर में 4% वाला आंकड़ा हमें क्या बताता है? नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर, आप देख रहे हैं क्लियर कट। कहानी एक तारीख और 2 कर्मचारियों से शुरू होती है। एक सरकारी दफ्तर में 2 कर्मचारी भर्ती हुए। पहले कर्मचारी ने नौकरी ज्वाइन की 31 दिसंबर 2003 को और दूसरे ने ज्वाइन की 1 जनवरी 2004 को। दोनों का पद एक है, वेतन एक है, दफ्तर एक है, काम एक है, लेकिन रिटायरमेंट की कहानी बिल्कुल अलग। 31 दिसंबर वाला कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस में रहा। 1 जनवरी वाला कर्मचारी नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में चला गया। सिर्फ 24 घंटे के अंतर ने दोनों की पूरी रिटायरमेंट बदल दी। पहले कर्मचारी की पेंशन सरकार की जिम्मेदारी थी, दूसरे कर्मचारी की पेंशन उसके जमा कॉर्पस और बाजार के रिटर्न पर निर्भर हो गई। यहीं से सरकारी कर्मचारियों के भीतर 2 पेंशन भारत बन गए। एक को रिटायरमेंट के बाद तय पेंशन का भरोसा था, दूसरे को अपना रिटायरमेंट अकाउंट मिला, लेकिन पेंशन का फाइनल नंबर तय नहीं था। यूपीएस उसी 24 घंटे में शुरू हुए विवाद को खत्म करने की कोशिश है। अब पेंशन की 3 तिजोरियां हैं, इन्हें समझते हैं, ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस। पहली तिजोरी ओपीएस। ओपीएस में कर्मचारी के नाम कोई अलग पेंशन इन्वेस्टमेंट कॉर्पस नहीं बनता। नौकरी के दौरान पेंशन के लिए कर्मचारी से नियमित कंट्रीब्यूशन नहीं लिया जाता। रिटायरमेंट के बाद सरकार अपने मौजूदा बजट से पेंशन देती है। सरल भाषा में सरकार कहती है, आपने आज सेवा दी, आपकी रिटायरमेंट इनकम का चेक हम भविष्य में लिख देंगे। ये डिफाइंड बेनिफिट सिस्टम है, यानी पेंशन पहले से तय है, लेकिन उसके लिए पैसा भविष्य की सरकार और भविष्य के टैक्स पेयर्स को देना है। ओपीएस में कर्मचारियों को सर्टेनिटी मिलती है, सरकार के बजट में भविष्य की लायबिलिटी बनती है। यह आज की सेवा का बिल कल के टैक्स पेयर की मेज पर रख देता है। दूसरी तिजोरी एनपीएस। 1 जनवरी 2004 के बाद नए कर्मचारी एनपीएस में आए। एनपीएस में कर्मचारी हर महीने बेसिक पे और डीए का 10% जमा करता है। केंद्र सरकार 14% जमा करती है। पूरा पैसा कर्मचारी के इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट में जाता है। यह पैसा पेंशन फंड के जरिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और इक्विटी जैसे एसेट में इन्वेस्ट होता है। रिटायरमेंट पर कॉर्पस कितना होगा, ये 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला, कितना कंट्रीब्यूशन हुआ, कितना समय मिला और इन्वेस्टमेंट पर कितना रिटर्न आया। रिटायरमेंट पर सामान्यतः
80% कॉर्पस लमसम निकाला जा सकता है। कम से कम 40% से एन्युटी खरीदनी होगी। उसी एन्युटी से हर महीने पेंशन आती है। एनपीएस में आपकी गुल्लक आपकी है, लेकिन गुल्लक रिटायरमेंट तक कितनी बड़ी होगी इसकी गारंटी नहीं है। ये डिफाइंड कंट्रीब्यूशन मॉडल है। कंट्रीब्यूशन तय है, बेनिफिट तय नहीं है। मार्केट अच्छा रहा तो कॉर्पस बढ़ा, रिटर्न कमजोर रहे या एन्युटी रेट कम रही तो पेंशन कम। ओपीएस में रिस्क सरकार का, एनपीएस में रिस्क का बड़ा हिस्सा कर्मचारी के खाते में आ गया। अब आते हैं तीसरी तिजोरी यानी यूपीएस पर। यूपीएस ने दोनों को जोड़ने की कोशिश की। कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन वही 10% रहा, सरकार 10% कर्मचारी के इंडिविजुअल कॉर्पस में डालती है। इसके अलावा 8.5% का एक कॉमन पूल कॉर्पस में देती है, यानी सरकार का कुल कंट्रीब्यूशन 18.5% पहुंच गया। लेकिन 18.5% कर्मचारी के निजी अकाउंट में नहीं जाता, केवल 10% इंडिविजुअल कॉर्पस में, बाकी 8.5% कॉमन पूल में, जिससे अश्योर्ड पेंशन का वादा सपोर्ट किया जाना है। यही यूपीएस की असली बनावट है। एक निजी गुल्लक, एक साझा सरकारी पूल, दोनों के ऊपर पेंशन का वादा। यूपीएस में पेंशन कितनी मिलेगी? यूपीएस का हेडलाइन बड़ा आकर्षक है। अगर कर्मचारी ने कम से कम 25 साल की क्वालिफाइंग सर्विस पूरी की तो रिटायरमेंट के पहले आखिरी 12 महीने के एवरेज बेसिक पे का 50% अश्योर्ड पे आउट होगा। आसान से करके समझिए, मान लीजिए आखिरी 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी 1 लाख रुपए है। 25 साल की सर्विस पूरी हो गई, कॉर्पस में कोई शॉर्टफॉल नहीं है, रिटायरमेंट विड्रॉल नहीं लिया, तो अश्योर्ड पे आउट होगा 50,000 रुपए प्रति माह। इसके ऊपर डियरनेस रिलीफ भी मिलेगा, यानी इन्फ्लेशन बढ़ने पर पे आउट में राहत जुड़ सकती है। अगर एम्प्लॉय की मृत्यु हो जाती है तो एलिजिबल स्पाउस को एडमिसेबल पेंशन का 60% फैमिली पे आउट मिलेगा। इस एग्जाम्पल में लगभग 30,000 रुपए प्लस एप्लीकेबल डियरनेस रिलीफ 10 साल की क्वालिफाइंग सर्विस के बाद मिनिमम गारंटेड पे आउट 10,000 प्रति महीने है, लेकिन 10 से 25 के बीच पेंशन प्रोपोर्शनेट होगी। 20 साल की सर्विस है तो 25 साल वाली पूरी पेंशन नहीं, उसी अनुपात में कम हो जाएगी। यहां तक हेडलाइन साफ है, मगर अब गारंटी की फाइन प्रिंट पढ़ना शुरू करते हैं। 50% की गारंटी, लेकिन किन शर्तों पर? यूपीएस में 2 कॉर्पस साथ चलते हैं। पहला आपका इंडिविजुअल कॉर्पस और दूसरा जो बेंचमार्क कॉर्पस है वो। बेंचमार्क कॉर्पस एक नोशनल हिसाब है, यानी डिफॉल्ट इन्वेस्टमेंट पैटर्न के मुताबिक आपका कॉर्पस आदर्श रूप से कितना होना चाहिए। रिटायरमेंट पर दोनों की तुलना होगी। अगर आपका इंडिविजुअल कॉर्पस बेंचमार्क कॉर्पस से कम है तो अश्योर्ड पे आउट प्रोपोर्शनेटली कम हो सकता है। ऐसे समझ सकते हैं इसको कि सरकार ने पेंशन की एक पानी की टंकी डिजाइन की। बेंचमार्क बताता है रिटायरमेंट तक टंकी में कितना पानी होना चाहिए। आपके अकाउंट में पानी उससे कम निकला तो नल से आने वाला मंथली फ्लो कम हो सकता है। कमी क्यों हो सकती है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट चॉइस के रिटर्न डिफॉल्ट बेंचमार्क से कम रह सकते हैं। कंट्रीब्यूशन समय पर नहीं आया हो सकता है, सर्विस के दौरान विड्रॉल किए हो सकते हैं, या कॉर्पस में दूसरी वजह से शॉर्टफॉल बन सकता है। किसी भी तरीके से शॉर्टफॉल बना तो सिंपल सी बात है, मंथली जो पेंशन है वो कम हो जाएगी। एम्प्लॉय इस शॉर्टफॉल को रिटायरमेंट से पहले डाल भी सकता है, जमा कर सकता है, लेकिन हेडलाइन में लिखी 50% पेंशन हर परिस्थिति में ऑटोमेटिक नहीं है। ये सर्विस पर, कॉर्पस पर, विड्रॉल पर जुड़ी है। यही पहली बड़ी वजह है कि कर्मचारी इसे ओपीएस जैसी अनकंडीशनल गारंटी नहीं मानते। रिटायरमेंट पर 60% निकालेंगे तो पेंशन भी कटेगी। ये यूपीएस की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कम समझी गई शर्त है। यूपीएस में एम्प्लॉय रिटायरमेंट पर इंडिविजुअल कॉर्पस या बेंचमार्क कॉर्पस जो कम हो उसका अधिकतम 60% निकाल सकता है, लेकिन विड्रॉल लेने पर अश्योर्ड पेंशन प्रोपोर्शनेटली घट जाएगी। फिर वही एग्जांपल, एवरेज सैलरी अगर 1 लाख रुपए है, 25 साल की सर्विस है, एश्योर्ड पे आउट 50,000 है। अगर एम्प्लॉय रिटायरमेंट पर कॉर्पस 60% निकालता है और बाकी कंडीशन सामान्य है तो पे आउट मोटे तौर पर 40% रह सकता है। 50,000 की जगह करीब 20,000 की प्रति माह पेंशन। यानी यूपीएस में 60% लमसम और पूरी 50% पेंशन दोनों एक साथ नहीं मिलते। रिटायरमेंट पर आप जितनी बड़ी बाल्टी टंकी से निकालेंगे, हर महीने नल से आने वाला पानी उतना कम हो जाएगा। इसके अलावा यूपीएस में एक
अलग लमसम पेमेंट भी है। हर 6 महीने की कंप्लीटेड सर्विस के लिए आखिरी बेसिक प्लस डीए का 10वां हिस्सा ये ग्रेचुटी के अतिरिक्त है और इसे अश्योर्ड पे आउट कम नहीं करेगा। लेकिन कॉर्पस से होने वाला फाइनल विड्रॉल अलग है, वह पेंशन घटाता है। यह अंतर समझे बिना यूपीएस को समझना संभव नहीं है। अब समझिए ये कि कर्मचारी एनपीएस में क्यों टिके हुए हैं। पहली वजह अपना कॉर्पस। एनपीएस में एम्प्लॉय का 10% और सरकार का 14% है, इंडिविजुअल अकाउंट में जाता है। यूपीएस में इंडिविजुअल अकाउंट में एम्प्लॉय का 10% और सरकार का 10% जाता है। सरकार का 8.5% अतिरिक्त कॉमन पूल में जाता है। यूपीएस में सरकार ज़्यादा पैसा डाल रही है, लेकिन कर्मचारी के नाम में प्राइवेट कॉर्पस में एनपीएस से कम गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन जाता है। कुछ कर्मचारी कहते हैं मुझे बड़ी पर्सनल रिटायरमेंट एसेट चाहिए, गारंटी के बदले कॉमन पूल नहीं चाहिए। एनपीएस में उन्हें अपने कॉर्पस की ओनरशिप ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देती है। एक और वजह है मार्केट का अपसाइड। एनपीएस मार्केट लिंक्ड है, इसलिए रिस्क है, लेकिन लॉन्ग सर्विस वाले यंग एम्प्लॉय के लिए अपसाइड भी है। अगर 25 से 35 साल तक अच्छे रिटर्न मिले तो रिटायरमेंट कॉर्पस काफ़ी बड़ा हो सकता है। यूपीएस मंथली सर्टेनिटी देता है, एनपीएस संभावित कॉर्पस को ग्रोथ देता है। एक एम्प्लॉय इंश्योरेंस चाहता है, दूसरा इन्वेस्टमेंट पर ग्रोथ चाहता है। दोनों की ज़रूरतें अलग हैं। तीसरी वजह है विरासत का सवाल। एनपीएस में अलग अलग एन्युटी ऑप्शन उपलब्ध हैं। कुछ ऑप्शन में सब्सक्राइबर की मृत्यु के बाद स्पाउस को एन्युटी मिलती है, कुछ में सब्सक्राइबर और स्पाउस के बाद एन्युटी की परचेज प्राइस नॉमिनी या लीगल हेयर को लौट सकती है। यूपीएस में एम्प्लॉय को लाइफ पे आउट और स्पाउस को 60% फैमिली पे आउट मिलता है। इसलिए कुछ परिवार केवल मंथली पेंशन नहीं देखते, वे ये भी पूछते हैं हमारे बाद कॉर्पस या परचेज प्राइस का क्या होगा। ये गारंटेड इनकम और फैमिली इनहेरिटेंस के बीच का चुनाव बन जाता है। चौथी वजह है नौकरी छोड़ने की फ्लेक्सिबिलिटी। सरकारी नौकरी अब हमेशा 30 साल की नौकरी नहीं है। कई युवा कर्मचारी आगे चलकर पीएसयू, स्टेट सर्विस, प्राइवेट सेक्टर या किसी दूसरी भूमिका में जाना चाहते हैं। सामान्य रेजिग्नेशन पर यूपीएस की अश्योर्ड पे आउट नहीं मिलती। इंडिविजुअल कॉर्पस नियमों के अनुसार सेटल होता है, यानी यूपीएस का सबसे बड़ा लाभ तभी है जब लंबी क्वालिफाइंग गवर्नमेंट सर्विस पूरी करने को मिले। जो एम्प्लॉय कैरियर मोबिलिटी चाहता है वह इस शर्त को गंभीरता से देखेगा। यूपीएस लंबी सरकारी सेवा की छत है, बीच में घर छोड़ दिया तो पूरी छत साथ नहीं जाएगी। पांचवी वजह है गारंटी को समझना कठिन है। ओपीएस में एक लाइन में समझा जा सकता था, सरकार पेंशन देगी। एनपीएस को भी एक लाइन में समझा जा सकता है, आपका कॉर्पस, मार्केट रिटर्न और एन्युटी आपकी पेंशन तय करेंगे। यूपीएस को समझने के लिए एम्प्लॉय को जानना पड़ता है क्या क्या, इंडिविजुअल कॉर्पस, फिर बेंचमार्क कॉर्पस, फिर एडमिसेबल पे आउट, फिर अश्योर्ड पे आउट, फिर पूल का कॉर्पस, फिर फाइनल विड्रॉल, फिर रिप्लेसमेंट हम कैसे कर सकते हैं, फिर प्रोपोर्शनेटली कितना रिडक्शन होगा। जिस स्कीम का सबसे बड़ा उत्पाद सर्टेनिटी हो लेकिन उसकी कैलकुलेशन ही जटिल हो तो ट्रस्ट बनने में समय लगता है। कई कर्मचारियों को गारंटी से पहले कैलकुलेटर दिखाई दिया। सरकार को यूपीएस में बदलाव क्यों करने पड़े, फिर ये समझना जरूरी है। यूपीएस शुरू होने के बाद कर्मचारी और एसोसिएशन से रिप्रेजेंटेटिव्स आए। ऑप्शन चुनने की तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर 2025 की गई। यूपीएस कर्मचारियों को रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी का लाभ दिया गया। एनपीएस जैसे टैक्स बेनिफिट एक्सटेंड किए गए। सर्विस के दौरान डेथ, इनवैलिडेशन या डिसेबिलिटी की स्थिति में पेंशन रूल बेनिफिट के ऑप्शन जोड़े गए। और सबसे महत्वपूर्ण, यूपीएस चुनने वाले कर्मचारियों को एक बार यूपीएस में से एनपीएस में वापस जाने की सुविधा दी गई। ये वन टाइम वन वे स्विच है। यूपीएस से एनपीएस जा सकते हैं लेकिन फिर यूपीएस में वापस नहीं आ सकते। ये फ्लेक्सिबिलिटी स्कीम को आकर्षक बनाने के लिए लाई गई, लेकिन इससे एक बार दूसरा सिग्नल भी गया। अब समझिए ये कि सिर्फ 4% लोगों ने अगर चुनाव किया तो क्या इसका मतलब यूपीएस फेल हो गई? अभी ऐसा निष्कर्ष जल्दबाजी होगी। यूपीएस अप्रैल 2025 में लागू हुई। सरकार ने अगस्त 2026 में संसद में बताया कि उसने अभी तक स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन और परफॉर्मेंस की फॉर्मल रिव्यू नहीं किया है। सरकार का फिलहाल यूपीएस को बदलने या हटाने का कोई प्रपोजल भी नहीं है, यानी सरकार लो अपटेक
को देखकर तुरंत पीछे नहीं हट रही। नई भर्ती वाले कर्मचारी आगे यूपीएस चुन सकते हैं। रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुके कर्मचारी और यंग एम्प्लॉयज़ का कैलकुलेशन अलग हो सकता है, लेकिन 4% का आंकड़ा एक बात ज़रूर कहता है, एम्प्लॉय डिमांड केवल गारंटी शब्द की नहीं थी। डिमांड ऐसी गारंटी की थी जिस पर कंडीशन कम हो और भरोसा ज़्यादा हो। क्या कर्मचारी वास्तव में ओपीएस चाहते थे? कई कर्मचारी एसोसिएशंस की मांग ओपीएस बहाल करने की थी। ओपीएस में कोई मार्केट लिंक्ड बेंचमार्क नहीं था, कोई इंडिविजुअल कॉर्पस शॉर्टफॉल की व्यवस्था नहीं थी, रिटायरमेंट विड्रॉल से पेंशन कम होने का कोई सवाल नहीं था, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन से पेंशन फंड बनाने की ज़रूरत नहीं थी। यूपीएस ने उस डिमांड को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। उसने एनपीएस का फंडेड स्ट्रक्चर रखा और उसके ऊपर अश्योर्ड पे आउट जोड़ दिया। यानी हुआ ये कि एम्प्लॉय ने पुराना घर मांगा था, सरकार ने नए घर पर पुरानी छत लगाने की कोशिश की। कुछ कर्मचारी को छत पसंद आई, ज़्यादातर ने कहा नींव तो अभी भी एनपीएस वाली ही लगी है। सरकार ओपीएस वापस क्यों नहीं लाना चाहती? क्योंकि गारंटी मुफ्त नहीं होती। ओपीएस में आज के रिटायरीज की पेंशन आज के टैक्स रेवेन्यू से निकलती है। जैसे जैसे पेंशनर बढ़ते हैं और लोग ज़्यादा उम्र तक जीवित रहते हैं, सरकार की एनुअल लायबिलिटी बढ़ती जाती है, लेकिन उसके सामने कोई पुराना फंडेड कॉर्पस नहीं होता। आरबीआई के एक अध्ययन ने राज्यों के ओपीएस में लौटने पर चेतावनी दी थी। शुरुआत में सरकार को एनपीएस कंट्रीब्यूशन बचता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन 2030 के दशक में कई राज्यों का फ्यूचर पेंशन बर्डन एनपीएस कंट्रीब्यूशन से कहीं आगे निकल सकता है। यानी ओपीएस शुरुआत में बजट को राहत देता हुआ दिख सकता है और बाद में कई बजट की सांस रोक सकता है। सरकार इसी कारण पेंशन की पूरी ब्लैंक चेक लायबिलिटी वापस नहीं लेना चाहती। यूपीएस में गारंटी है, लेकिन साथ में कंट्रीब्यूशन और कॉर्पस भी है। ये गारंटी और फिजिकल डिसिप्लिन के बीच कॉम्प्रोमाइज़ है। दुनिया से हमने क्या सीखा? दुनिया में पेंशन सिस्टम आमतौर पर दो एक्सट्रीम के बीच चलते हैं। एक तरफ डिफाइंड बेनिफिट, जहां रिटायरमेंट इनकम का फॉर्मूला तय है और रिस्क सरकार या एम्प्लॉयर उठाता है। दूसरी तरफ डिफाइंड कंट्रीब्यूशन, जहां पैसा अकाउंट में जमा होता है और अंतिम पेंशन रिटर्न पर निर्भर करती है। कई देशों ने समय के साथ हाइब्रिड सिस्टम बनाए हैं, एक बेसिक पब्लिक पेंशन, उसके ऊपर फंडेड वर्कप्लेस पेंशन और कई मामलों में प्राइवेट रिटायरमेंट सेविंग, क्योंकि केवल गारंटी वाला मॉडल एजिंग पॉपुलेशन के साथ बजट पर भारी पड़ सकता है और केवल मार्केट वाला मॉडल एम्प्लॉय को बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी दे सकता है। यूपीएस का विचार दुनिया के लिए अनोखा नहीं है। अनोखी बात यह है कि भारत ने हाइब्रिड मॉडल बनाया है, लेकिन कर्मचारी अभी उसके गारंटी वाले हिस्से से पूरी तरह आश्वस्त नहीं हुए। यूपीएस और एनपीएस में कौन बेहतर है? इसका एक यूनिवर्सल आंसर नहीं है। यूपीएस उस कर्मचारी को अधिक आकर्षक लग सकती है जो लंबी केंद्रीय सरकारी सेवा पूरी करने वाला है, जिसे रिटायरमेंट के बाद निश्चित इन्फ्लेशन लिंक्ड मंथली इनकम चाहिए, जो मार्केट रिस्क कम चाहता है और जिसे रिटायरमेंट पर कॉर्पस का बहुत बड़ा हिस्सा निकालने की ज़रूरत नहीं है। एनपीएस उस कर्मचारी के लिए ज़्यादा आकर्षक लग सकती है जो यंग है, लंबा इन्वेस्टमेंट हॉराइजन है, मार्केट लिंक ग्रोथ चाहता है, बड़ा पर्सनल कॉर्पस बनाना चाहता है, रिटायरमेंट पर 60% लमसम की फ्लेक्सिबिलिटी चाहता है या कैरियर मोबिलिटी और इनहेरेंट ऑप्शंस को ज़्यादा महत्व देता है। ये अच्छी स्कीम बनाम खराब स्कीम का सवाल नहीं, ये दो अलग अलग रिस्क का चुनाव है। एनपीएस में आप मार्केट रिस्क लेते हैं, यूपीएस में कंडीशंस, सर्विस टेन्योर और रिड्यूस्ड लिक्विडिटी का रिस्क लेते हैं। एनपीएस कहती है आपकी पेंशन आपके कॉर्पस से निकलेगी, यूपीएस कहती है आपको पेंशन का फॉर्मूला मिलेगा, लेकिन कॉर्पस को निर्धारित रास्ते पर चलना होगा। तो क्या गारंटीड पेंशन केवल राजनीतिक मुद्दा थी? नहीं, रिटायरमेंट इनकम की अनसर्टेनिटी वास्तविक है। एनपीएस एम्प्लॉय को ये नहीं बताती कि 25 साल बाद हर महीने कितनी पेंशन आएगी। मार्केट रिटर्न और एन्युटी रेट का रिस्क असली है, इसलिए एश्योर्ड पेंशन की मांग भी असली थी। लेकिन 4% रिस्पॉन्स ये बताता है राजनीतिक स्लोगन और फाइनेंशियल प्रोडक्ट में फर्क होता है। नारे में केवल 2 शब्द थे, गारंटीड पेंशन। फॉर्म भरते समय कर्मचारी ने आगे पढ़ा 25 साल सर्विस, बेंचमार्क कॉर्पस, इंडिविजुअल कॉर्पस, विड्रॉल पर पेंशन कट, कॉमन पूल, वन वे स्विच, और तभी हेडलाइन का भरोसा कैलकुलेशन में बदल गया। इसलिए लो रिस्पॉन्स ये साबित नहीं करता कि एम्प्लॉय को गारंटी नहीं चाहिए, ये बताता है कि वे गारंटी की कीमत भी देख रहे हैं और वह कीमत है कम पर्सनल कॉर्पस,
कम लिक्विडिटी, लॉन्ग सर्विस कंडीशन और इन्वेस्टमेंट अपसाइड का कुछ त्याग। तो अंतिम तस्वीर ऐसी बनती है कि 31 दिसंबर 2023 और 1 जनवरी 2024 के बीच केवल एक रात थी, लेकिन उस रात भारत की सरकारी पेंशन बदल गई। ओपीएस ने कर्मचारियों को प्रॉमिस दिया, सरकार को भविष्य का बिल दिया, एनपीएस ने कर्मचारियों को कॉर्पस दिया और मार्केट का रिस्क दिया। यूपीएस ने दोनों को मिलाने की कोशिश की, लेकिन उसके साथ शर्तों की लंबी पर्ची जोड़ दी। यही कारण है कि 27.6 लाख एनपीएस सब्सक्राइबर की विशाल भीड़ में यूपीएस की कतार में अभी केवल 1,18,000 लोग हैं। लोगों ने पेंशन का विरोध नहीं किया, उन्होंने उस गारंटी को परखा जो उन्हें दी जा रही थी। पेंशन केवल रिटायरमेंट के बाद आने वाला पैसा नहीं, ये एक व्यक्ति का 30 साल लंबा भरोसा है। और भरोसे की सबसे बड़ी समस्या ये है, उसे हेडलाइन से शुरू किया जा सकता है, लेकिन फाइन प्रिंट के बिना पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए इस कहानी की सबसे साफ लाइन यही है, ओपीएस में सरकार ने भविष्य का चेक लिखा, एनपीएस में कर्मचारियों को अपनी गुल्लक दी गई, यूपीएस में चेक का वादा भी है और गुल्लक की शर्त भी। और 4% का आंकड़ा बता रहा है, कर्मचारी अभी चेक पर लिखी रकम से ज़्यादा उसके नीचे लिखी शर्तें पढ़ रहे हैं। आज के क्लियर कट में इतना ही। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। फिर मिलेंगे किसी नई खबर के पीछे छिपे असली क्यों की कहानी समझने के लिए। आप बने रहिए अमर उजाला बोनस के साथ।